हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10th का। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि ये आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। ये देखो फिगर में बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। दो हाइड्रोजन थे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और दोनों के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, तो उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया। सेम तरीके से ऑक्सीजन ने भी ऐसे ही किया, उसने भी दो एक एटम ने ओके उन्होंने शेयर कर लिए, तो उनकी भी वैलेंसी पूरी हो गई और उन्होंने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया। इन द सेम मैनर नाइट्रोजन ने भी ऐसा ही किया। ओके अब जितने ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे उसी तरह से उनके बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह से बनेंगे। आप लोगों ने देखा हाइड्रोजन में हम लोग के पास सिंगल बॉन्ड था, है ना, फिर ऑक्सीजन में डबल, और उसके बाद ये नाइट्रोजन में हम लोग के पास ट्रिपल बॉन्ड था। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इनकी स्ट्रेंथ किस तरह से होती है, इस डायरेक्शन में, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सबसे वीक होता है, डबल बॉन्ड वो दोनों के बीच में लाई करता है, सिंगल और डबल, लेकिन सिंगल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रिपल बॉन्ड वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज इस ऐसे क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम होती है और ट्रिपल बॉन्ड की तो सबसे कम होती है लेंथ, और जितनी ज़्यादा लेंथ कम होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप एक एग्जांपल लो, आपने एक छोटी सी लकड़ी ली, बहुत छोटी सी, उसको तोड़ने की कोशिश करोगे वो इतनी ईजीली नहीं टूटेगी, उससे थोड़ी बड़ी लोगे तो वो टूट जाएगी, और उससे बड़ी लोगे तो वो तो बड़ी ईजीली टूट जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ती जाएगी बॉन्ड की वो उतना ज़्यादा वीक होता जाएगा। ओके, बिकॉज उनके बीच की जो एक इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं होती, लेकिन फिर भी जो उनमें इंटरेक्शन हो रही है वो कम हो जाएगी जैसे जैसे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। और कार्बन, अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि हाइड्रोजन में इस तरह से होती है और ऑक्सीजन में इस तरह, नाइट्रोजन में इस तरह। कार्बन किस तरह से करता है दूसरे एटम्स के साथ। देखो ये रहा कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने वैलेंस शेल में, और CH4 तो सबने सुना ही है, मीथेन, है ना। तो इसमें क्या करता है कार्बन के 4 हाइड्रोजन के साथ उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वैलेंस शेल में, 4 हाइड्रोजन लिए, ये रहा सेंटर में, इसको इरेज कर दूं पहले, ये रहा सेंटर में कार्बन, एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। हाइड्रोजन के पास तो एक एक ही है ना, तो हाइड्रोजन के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसने जो कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, 4 थे उसमें भी, ये उसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया और बना दी हम लोगों के पास मीथेन। ओके, द नेक्स्ट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन हम लोगों को नेचर में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन की वजह से डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है। ओके, और इन डिफरेंट फॉर्म्स को बोल दिया जाता है द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले इसकी डिफरेंट फॉर्म कौन सी आएंगी, एक है डायमंड और दूसरी है ग्रेफाइट। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस कहाँ होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, और ये जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ रही हैं, ये क्यों चेंजेस आ रही हैं, बिकॉज जो इनकी बॉन्डिंग है कार्बन की दूसरे कार्बन एटम्स के साथ वो वेरी करती है, उसमें डिफरेंस होता है। इसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नहीं देखने को मिलती। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम ही होती हैं।
सो इन अ डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एक 3D स्ट्रक्चर में बॉन्डेड होता है। ओके, ये रहा स्ट्रक्चर डायमंड का। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक जो कार्बन है वो आगे 3 और कार्बन के साथ मिला हुआ होता है और एक 2D स्ट्रक्चर बनाता है, विच इज लेयर्ड स्ट्रक्चर। सॉरी 2D नहीं, लेकिन एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। जबकि डायमंड में लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होती, वहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। डायमंड बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, जबकि ग्रेफाइट इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता। ग्रेफाइट क्या होता है, थोड़ा सा स्मूथ और स्लिपरी सा होता है, इसीलिए तो ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक तरफ डायमंड बिल्कुल पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, जबकि ग्रेफाइट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स में भी बहुत ज़्यादा अंतर होगा। क्यों? क्योंकि जो डायमंड है दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, जबकि ग्रेफाइट इस तरह से नहीं है। जैसे जैसे आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, इनके प्राइसेस भी इंक्रीज करते जाते हैं। डायमंड कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब बाकी के ज्वेलरी प्रोडक्ट्स देख लो, जैसे चांदी ले लो, सोना ले लो, उसके बाद वाइट गोल्ड, फिर डायमंड। तो सबसे लेस रिएक्टिव क्या होगा, डायमंड, देन वाइट गोल्ड, उससे कम गोल्ड और उससे कम सिल्वर। ओके, तो इस तरह से जैसे जैसे आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते जाते हो ना, वैसे वैसे इनके प्राइसेस भी इंक्रीज होते जाती हैं, और इनके प्राइसेस कुछ इनकी स्टेबिलिटी और कुछ इनकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती हैं। ठीक, इसका एक और एलोट्रोप होता है विच इज दी C60। एक बकबॉल बनाई जाती है जिसको फ्लोरेंसिस बोलते हैं। ये भी एक और ही कार्बन एलोट्रोप है जिसको कि फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था, और इसमें कार्बन के 60 एटम्स अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये एक फुटबॉल की शेप में होता है। ठीक है, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर, शायद हाँ ये देखो इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है उन्होंने ऊपर इस तरह से। इसमें 60 कार्बन्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती हैं, और ये भी एक एलोट्रोप होता है आफ्टर द डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड होंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। इनका एक और नाम होता है, जो हम लोग के पास डायमंड है इनको बोल दिया जाता है द क्रिस्टलाइन फॉर्म, जबकि जो हम लोग के पास कोल वगैरह या ये सब जो बाकी फॉर्म्स आ जाएंगी, रबड़ वगैरह, उन सबको क्या बोल दिया जाता है, एमॉर्फस फॉर्म। ओके, दे आर दी 2 types of allotropes of carbon. One is the crystalline, the second one is the amorphous. Then we have seen the formation of the covalent bonds by the sharing of electrons in various elements of compound. तो बोला हम लोगों ने देखा कि covalent bond की formation किस तरह से होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। So we have also seen the structure of a simple carbon compound, methane. तो मीथेन की स्ट्रक्चर भी हमने देखी। मीथेन सबसे ज़्यादा सिंपल होता है, ये होता है हम लोग के पास मीथेन। ओके, इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया जब हम लोगों ने फॉर्मेशन की, covalent फॉर्मेशन की, ओके, covalent बॉन्ड की फॉर्मेशन की। सो वी सो हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। तो हम लोगों की तो खुद की बॉडी में ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन प्रेजेंट है। तो हम लोग जितनी भी सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट, भले ही बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में हो, लेकिन कार्बन हर एक जगह पर, हम लोगों के हर एक सब्सटेंस पर में प्रेजेंट होता है। द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन मिलियंस। दिस outnumbers by a large margin the compound formed by all other elements put together. So why is it that this property is seen in carbon and no other element? तो हम लोगों के पास जो कार्बन है ना, ये एक दूसरे के साथ इतनी बहुत लंबी चेन बना लेते हैं एक दूसरे के साथ, कोवेलेंट शेयरिंग कर करके, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर करके, ओके, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर करके ये एक बहुत लंबी चेन बना लेते हैं। तो क्या वो बोल रहे हैं कि क्या ये सिर्फ कार्बन में होता है? नहीं,
ये सल्फर में भी होता है, लेकिन सल्फर में इतनी लंबी चेन नहीं बन पाती जितनी कि कार्बन में बन पाती है। कार्बन में मतलब मिलियंस में बन पाती है इसमें, लेकिन सल्फर के केस में ऐसा नहीं होता। लेकिन कार्बन इज एक्सेप्शन टू इट। लेकिन कार्बन एक्सेप्शन क्यों है? सो कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो ये एक दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाकर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बहुत लंबे चेन बना लेता है और बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ये बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटिनेशन। तो इसको कैटिनेशन बोल दिया जाता है। ये जो एबिलिटी है ना इतनी लंबी लंबी चेन बनाने की, आप कितने भी लंबे कार्बन ले लो, ये आप लोग जब 11th और 12th में ऑर्गेनिक करोगे ना तब आप लोग को पता चलेगा अच्छे से। ये बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है, इन द नंबर ऑफ मिलियंस में चले जाते हैं इनके नंबर। ओके, सो दीज कंपाउंड्स मे हैव अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम अरेंज्ड इन रिंग्स। बेंजीन, दिस इज बेंजीन। तो इसमें चेन बन गई है ना, ये क्लोज्ड चेन में हो गए। अब ये तो लीनियर फॉर्म में मिल गए, सीधे सीधे कार्बन है ना, बस इस तरह से। और इसमें ब्रांच्ड भी मिलते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन जैसे इस तरह से मान लो ये फॉर्म, ये ब्रांच्ड फॉर्म हो जाएगी, यानी कि जहाँ से शुरू किया बिल्कुल सीधी चेन नहीं जा रही, कार्बन की ब्रांचेस भी हैं साथ में। ओके, और ये बेंजीन हो गया, तो ये क्या होगी, एक रिंग अरेंजमेंट में आ गए। सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड बॉन्ड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड है उनको क्या बोल दिया, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। द कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, वो अनसैचुरेटेड हो गए जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वाले दे आर सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले दे आर unsaturated compounds. Then no other element exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon. तो उन्हें बोला कि बाकियों में देखने को तो मिल रही है लेकिन इतनी एक्सटेंट तक देखने को नहीं मिल रही, जितनी ज़्यादा एबिलिटी कार्बन में है उतनी ज़्यादा एबिलिटी हमें किसी और में देखने को नहीं मिली आज तक किसी भी दूसरे एलिमेंट में। ओके, सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज़ अ कैपेबल of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen. तो उन्हें बोला कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और दूसरे किसी और एटम के साथ भी, किसी और एलिमेंट के एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और बहुत सारे। ठीक है, so again the bond that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. तो दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ कार्बन जो कंपाउंड्स बना रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, दे आर exceptionally stable. So one reason for the formation of a strong bond by carbon is the small size. कार्बन का साइज भी बहुत स्मॉल होता है because its atomic number is only 6. ठीक है, साइज भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा। इसमें 2 ही तो शेल प्रेजेंट होगी, पहले के देन एल, बस 2 ही शेल प्रेजेंट है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसका साइज बहुत कम हो जाएगा बिकॉज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, जिसकी वजह से इसका साइज भी कम हो जाएगा। और जितना ज़्यादा कम साइज का आपका एलिमेंट होगा उसका कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल बनता जाएगा। सो दिस enables द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। तो दूसरे भी जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए होंगे कार्बन ने उन पर भी न्यूक्लियस का बहुत अच्छा होल्ड बन जाएगा। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। जितना बड़ा एलिमेंट आप लोगे उसके साथ आप बॉन्डिंग करोगे तो वो कंपाउंड उतना ज़्यादा वीक होता चला जाएगा। ओके, now the organic compounds, the two characteristic features seen in carbon, that is the
टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन बट टुगेदर गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो आप इसकी टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन को देखकर ना आप बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पूरी की पूरी कार्बन के ऊपर ही रिवॉल्व करती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Okay, so many have the same known carbon atom or group of atoms attached to different carbon chains. These compounds were initially extracted from the natural substances, and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system. तो एक living system के अंदर ही इनको बनाया जा सकता है. That is, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. इनको बनाना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता बिकॉज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोगों को एनर्जी चाहिए होती है. ओके, नाउ बोल रहे हैं वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ईथेन. तो पहले हम लोगों ने देखी थी मीथेन, अब ईथेन. ईथेन में हम लोगों के पास 2 कार्बन एटम्स होंगे. ठीक, ये सिंपल सा मान लो कि जैसे आप लोगों ने देखो स्टेप 1 में इन्होंने क्या किया, स्टेप 1 में किया कि 2 कार्बन एटम लिए, उनको एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग कर दी. ओके, देन स्टेप 2 में उन्होंने क्या किया, अब एक एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन एक दूसरे के साथ शेयर करें. मीथेन में 4 हाइड्रोजन थी ना, लेकिन यहाँ पर नहीं होंगी क्योंकि ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है. तो इसकी वजह से हम लोगों को 4 हाइड्रोजन्स नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ चाहिए 3 हाइड्रोजन्स. तो उन्होंने ये देखो कार्बन के आसपास 3 हाइड्रोजन्स ले लिए, तो यहाँ से उसकी वैलेंसी हो गई कंप्लीट. और अगर हम लोग कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग रखें तब तो हम लोगों को चाहिए 3 हाइड्रोजन्स. लेकिन अगर हम लोग इसी कार्बन में डबल बॉन्डिंग कर देते हैं तो हम लोगों को 3 हाइड्रोजन्स नहीं चाहिए, तब हम लोग को सिर्फ चाहिए 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो तभी कंप्लीट हो जाएगी 1 2 3 एंड 4. इसकी भी 1 2 3 एंड 4. तो इसको 4 और चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, वो इसको मिल गए. ये बन गई ईथीन. जो सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज एन, डबल बॉन्ड इन. ओके, तो ये जो स्टेप 1 है उसमें सिर्फ हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग की, 2 में हम लोगों ने ईथेन बनाई और 3rd में हम लोगों ने ईथीन बनाई. ठीक है, ये कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा. ओके, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज मैंने क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड इज लेस स्टेबल देन द डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज लेस स्टेबल देन द ट्रिपल बॉन्ड. ओके, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड, देन द डबल बॉन्ड, देन सबसे वीक द सिंगल बॉन्ड. ये देखो, ये उन्होंने उसकी स्ट्रक्चर भी दी हुई है यहाँ पर. ओके, the electron dot structure for ethene, that is the structure of ethene. Yet another compound, hydrogen and carbon, has the formula C2H2 is called ethine. तो इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन कार्बन में होगी ट्रिपल बॉन्डिंग और सिर्फ एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हम लोगों को चाहिए बिकॉज इसकी वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए थे, 1 2 3 4 हो गए. दूसरे को भी 4 चाहिए थे, 1 2 3 और 4, इसके भी 4 हो गए. तो जो हम लोगों के पास इथाइन होता है उसका केमिकल फॉर्मूला हम लोग के पास होता है C2H2. इथेन का क्या होता है C2H6. इथाइन का क्या होता है C2H4. सॉरी, इथीन का, ये रहा इथाइन का, ये इथेन का. ओके, तो जैसे जैसे इनके सुफिक्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे इनकी वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, कि वो डबल बॉन्ड है, वो ट्रिपल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड है, वो किस तरह की बॉन्डिंग हुई है उनमें, वो डिस्क्राइब करता है इनका सुफिक्स एन, इन एंड आइन. इन तीनों से हम लोग को पता चलता है कि बॉन्डिंग किस तरह की है. ओके,
how many bonds are necessary between the two carbon atoms in order to satisfy their valencies. So such compounds of carbon having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated carbon atoms and they are more reactive than the saturated carbon compounds. ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ओके, और इनको अनसैचुरेटेड बोला जाता है, ठीक। So in the earlier section we have mentioned the carbon compounds methane, ethane, propane. तो ये सब उन्होंने दिए हुए हैं इस टेबल में, ओके, और ये पढ़ना है आपका काम अपनी बुक से, ठीक। अब ये डिपेंड किस पर करेगा, मीथेन जिसमें सिंगल कार्बन हो, इथेन डबल कार्बन, प्रोपेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3, ब्यूटेन 4, पेंटेन 5, हेक्सेन 6, ओके। अब ये देखो, बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन. तो ब्यूटेन, इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम्स वी सी 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स. एक तो देखो हम लोग ब्यूटेन को इस तरह से लिख सकते हैं, 4 कार्बन लिए उनको एक लॉन्ग चेन में बना दिया, और उसी तरह से हम लोग इस तरह से भी ब्यूटेन को लिख सकते हैं, ठीक है ना. अब ये देखो, इन दोनों को ही आगे लिया और उनके साथ हाइड्रोजन एटम्स को अटैच करके उनकी वैलेंसी को कर दिया पूरा. साइड वालों जो दोनों कॉर्नर पर हैं हम लोग के पास कार्बन, उनके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं दूसरे कार्बन के साथ, लेकिन जो सेंटर में 2 कार्बन है ना, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, एक साइड वाले के साथ, एक मिड वाले के साथ. ओके, तो इसलिए जो मिड वाले हैं ना, तो उनमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स ही होंगी और साइड वालों में 3. ठीक, इसी तरह से यहाँ पर, ठीक है, साइड वालों में 3, लेकिन यहाँ पर ये वाला कार्बन तो 3 और कार्बन के साथ अपनी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, तो उसको सिर्फ एक और हाइड्रोजन चाहिए अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. ओके, सो वी सी दैट बोथ दी स्ट्रक्चर्स हैव द फॉर्मूला C4H10. तो फॉर्मूला तो सबका वही है, C4H10, लेकिन हम लोगों ने देखा ना उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है. हम लोगों के जो हम लोग जिस तरह से हम लोग उसकी चेन को लेकर जाएंगे, उसी तरह से उसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता जाएगा. Such compounds with identical molecular formula but different structures are called the structural isomers. तो उनको structural isomers बोल दिया जाता है जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग हों. ओके, तो उसको क्या बोल दिया? structural isomers. So in addition to straight or branched carbon chains, some compounds have a carbon atoms arranged in a form of a ring. तो वही बेंजीन सबसे पहली, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है, रिंग की कार्बन एक रिंग में अरेंज्ड है, तो बेंजीन सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है उसकी. नाउ सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, फॉर एग्जाम्पल द साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन ही होती है हम लोग के पास बेंजीन. ओके, ये देखो इस तरह से, और यहाँ पर देखो ये भी, ठीक नहीं, साइक्लोहेक्सेन नहीं बनेगी बेंजीन, क्योंकि उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में की उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, बेंजीन को मत लो साइक्लोहेक्सेन, बस ये स्ट्रक्चर होती है साइक्लोहेक्सेन की. ठीक, और ये भी उसने उसके मॉलिक्यूल को कंप्लीट कर दिया, जितने जितने हाइड्रोजन एटम्स उसको चाहिए थे उसने उसके साथ लगा करके उसके ऑक्टेट को कर दिया कंप्लीट. So can you draw the electron dot structure? Can you draw the electron dot structure for cyclohexane? तो आप लोग क्या उसकी डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो कि उसने कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर शेयर किए? तो ये आप लोग बना कर देखना. ओके, अगर नहीं पता चलेगा तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मैं शो कर ही दूंगी, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई ज़रूर करना एक बारी.
So straight chain, branched chain and cyclic carbon compounds all may be saturated और unsaturated. ये डिपेंड करेगा कि वो उनमें बॉन्डिंग किस तरह की है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, ये देखो बेंजीन की होती है ये स्ट्रक्चर होता ये भी, इसमें भी 6 कार्बन्स होते हैं और 6 हाइड्रोजन्स होते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर अलग होती है. ये जो जहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ना, ये रिवॉल्व करता है, ये इस तरह से नहीं आता, ठीक. हम लोग बेंजीन को इस तरह से बनाते हैं बीच में, ठीक है. So all these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called the hydrocarbons. तो वो वाले कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों एलिमेंट से बने हुए होंगे उनको बोल दिया जाता है द हाइड्रोकार्बन्स. और जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है डेट इज सोनली डिपेंडेड ऑन दी हाइड्रोकार्बन्स. थोड़े से एक्सटेंड पर वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तरफ भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर उसमें हाइड्रोकार्बन्स ही पढ़ती हो आप, ठीक है. जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ईथर्स में ऑक्सीजन आ जाएगा, देन बहुत सारे कीटोन, ठीक है, वो सबके सब आप लोग हाइड्रोकार्बन्स के बेसिस पर ही देखोगे कि हाँ हो क्या रहा है यहाँ पर. सो अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड दी एल्केन्स, ठीक है. सैचुरेटेड को एल्केन बोल दिया जाता है बिकॉज उनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है. देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड दी एल्कीन्स एंड द थर्ड वन आर दी अल्काइन्स जिनमें ट्रिपल बॉन्डिंग होगी. सो कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट. कार्बन बोल रहे हैं कि बहुत फ्रेंडली एलिमेंट देखा गया अभी तक. सो फार वी हैव been looking at compounds containing carbon and hydrogen only, but carbon also form bonds with other elements as a halogen, oxygen. तो कार्बन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करता है, तो वो बॉन्डिंग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आज हम लोगों ने की कार्बन की और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, ठीक. तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन देख लिया, हैलोजेंस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन सब के साथ वो किस तरह की बॉन्डिंग बनाता है. ओके, थैंक यू.